एवरीवन, ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। प्रीवियस ईयर्स पेपर रिवीजन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम राजनीति विज्ञान पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2007 का प्रश्न 2006 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। और यह प्रश्न पत्र हमारी जो है आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रवक्ता जीआईसी परीक्षा, राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, टीजीटी पीजीटी परीक्षा और यूजीसी नेट परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। तो और इस प्रश्न पत्र में साथियों कुल 120 प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से एक संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है। तो साथियों जीन बोंदा नहीं, जबकि मेटलैंड, जीडीएच कोल और लिंडसे ये क्या है, तीनों बहुलवादी विचारक हैं। बाह्य संप्रभुता की अवधारणा का विकास किया। तो साथियों बाह्य संप्रभुता की अवधारणा का विकास ग्रोशियस ने किया है। समूह राजनीति की अत्यंत सकारात्मक छवि प्रस्तुत की गई। तो ये भी बहुलवादियों के द्वारा प्रस्तुत की गई है। नीचे दिए गए जोड़ों में से कौन सही नहीं। तो देखिए, समान संप्रभुता समान इच्छा में निहित है, तो ये रूसो का सही है। जेरेमी बेंथम कानून संप्रभु का आदेश है। संप्रभुता दैवीय और प्राकृतिक कानून का विषय है। तो साथियों इसमें जो है बी गलत है। बी मतलब जेरेमी बेंथम कानून संप्रभु का आदेश है, ये बेंथम का नहीं बल्कि ऑस्टिन का है और हीगल का सही है। ह्यूगो ग्रोशियस संप्रभु शक्ति ईश्वर के नियम, प्राकृतिक कानून और राष्ट्र से बंधी है। तो यह भी सही है। जहाँ शक्ति के विविध केंद्र होते हैं तथा जहाँ शक्ति व्यापार रीति से विपरीत होती है उसे बहुलवादी समाज कहा जाता है, जो निरंकुशता को रोकता है। इस बहुलवादी दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया। तो साथियों इस बहुलवादी दृष्टिकोण को जेम्स मेडिसन ने प्रतिपादित किया है। संप्रभु तथा संप्रभुता पद का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। तो फ्रांस के न्यायविदों द्वारा प्रयोग किया गया था। यह किसका दृष्टिकोण के संप्रभुता एक अखंड वस्तु है, उसे विभाजित करना, उसे विनष्ट कर देना। तो साथियों यह मानना है आपका कैल्हन का। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक राजनीति शास्त्र में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का मुख्य विवेचक नहीं था। तो साथियों जॉर्ज कैटलिन नहीं थे। इनमें से कौन संवैधानिक सरकार के विषय में चर्चा करते। संवैधानिक सरकार की चर्चा जॉन लॉक ने की है। राज्य के विकास संबंधी निम्नलिखित चरणों को सही कालक्रम में जो है लगा। देखिए सबसे पहले कौन आया, ग्रीक नगर राज्य। फिर कौन आया, सॉरी एक मिनट इसको जरा फिर से मिलाने दीजिए। सबसे पहले आपके आए हैं प्राच्य साम्राज्य, फिर ग्रीक नगर राज्य आए हैं, फिर रोमन साम्राज्य आए हैं, फिर सामंती राज्य है और फिर राष्ट्र राज्य आए हैं। तो विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। रूसों की सामान्य इच्छा संबंधी निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं कौन सा सही है। तो इसमें जो है तो इसमें देखिए साथियों, यह नैतिक रूप से दूषित नहीं है, सही है। राज्य हमारे व्यक्तित्व का नैसर्गिक विस्तार है, यह भी सही है। राज्य समाज एक जैविक इकाई, यह सदैव सही इच्छा, यह भी सही। तो चारों विकल्प सही है। रूसों की प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को सदाचार एवं बुराई दोनों का ज्ञान नहीं था, यह सही है। लाक के सामाजिक समझौते के अंतर्गत लोग छोड़ते हैं क्या, प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या और उन्हें क्रियान्वित करने का अधिकार। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने इस बात पर बल दिया है कि राज्य के तत्वों में क्रियात्मक आज्ञा पालन के लिए लोगों को सामान्य सहमति को भी स्थान दिया जाना चाहिए। डब्ल्यू बिलोबी। किसने कहा कि राष्ट्रीयता योगित राज्य है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत संबंधित नहीं है, सबकी इच्छा से। किसने कहा सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। तो यह मानना है हाब्स का। राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
राज्य बहुलवादी राज्य का स्पष्ट विकल्प प्रदान नहीं करता है, तो यह गलत है। राज्य वर्ग दमन का एक यंत्र है, यह सही है। मार्क्स ने राज्य संबंधी व्यवस्थित सिद्धांत विकसित नहीं किया है, तो यह भी सही है। राज्य श्रेष्ठा संरचना का हिस्सा नहीं है, तो यह गलत है। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें कुछ लेखक हैं और रचनाएं। तो देखिए साथियों, इधर से रचनाएं देख लीजिए। जैसे कि प्रेजेंट नोटबुक ग्राहम बलास की है, और ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन ये आपके जो है जॉन लॉक का है, और डेमोक्रेसी इन अमेरिका ये आपकी जो है रचना डी टाकविले की है, और एमपी फालर की द न्यू स्टेट है, और एंटोनियो ग्रोसी की प्रेजेंट नोटबुक है। कार्ल मार्क्स राज्य की उत्पत्ति खोजता है जीवन की भौतिक स्थितियों के उपयोग में। किसने कहा नागरिक को कार्य करने का अधिकार है, तो ये कहा है हेराल्ड लास्की ने। निम्नलिखित चिंतकों में से कौन असमानता का समर्थन करता है, तो साथियों अरस्तु जो है असमानता का समर्थन करता है। टी.एच. ग्रीन स्वतंत्रता को किस रूप में व्याख्यायित करते हैं, तो टी.एच. ग्रीन जो स्वतंत्रता को कुछ कार्यों को करने की क्षमता के रूप में व्याख्यायित करते हैं। यह मान्यता समानता के पर्याप्त अवसर सभी मनुष्यों को मिलने चाहिए, तो किससे संबंधित है, समानता के उदारवादी सिद्धांत से। नैसर्गिक न्याय का विषय निरूपित किया गया है किसके द्वारा, स्टोइक विचारकों द्वारा। समानता से अभिप्राय समान व्यवहार से नहीं है, मनुष्य आवश्यकताओं सामर्थ्य तथा इच्छाओं में विषम है, तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किस एक ने प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन नहीं किया, तो आइए देखते हैं। देखिए मिल्टन ने किया है, वोल्टेयर ने किया, टॉमस पेन ने किया, लेकिन सिजविक ने जो है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन नहीं किया है। अधिकार व्यक्ति की अंतश्चेतना में निहित है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। अधिकार स्वाभाविक रूप से कर्तव्य से बंधे, यह भी सही। एक अर्थ में अधिकारों का स्वरूप पूर्व सामाजिक है, यही कथन गलत है। चूंकि अधिकार मात्र अमूर्त इकाई नहीं, इसके क्रियान्वयन की आवश्यकता है, तो यह भी सही है। किसने कहा प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक बकवास है, तो यह कहा है बेंथम ने। निम्नांकित में से किसने स्वतंत्रता को मनुष्य द्वारा अपने सहयोगियों के उत्पीड़न के अभाव के रूप में परिभाषित किया, तो मिल्टन फ्रीडमैन ने किया है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का स्थान स्वराज्य से पहले है। निम्नांकित में अहिंसा की एक अनिवार्य शर्त को अंकित कीजिए। संघर्ष से परहेज रखना और खतरे से दूर रहना, सही है। संघर्ष का सामना करना किंतु किसी खतरे की जोखिम से दूर रहना, सही है। संघर्ष का सामना करना संबद्ध खतरे को जोखिम उठाना, ये गलत है। सॉरी, ये अनिवार्य शर्त के रूप में इन्होंने अंकित किया था, बाकी अंकित नहीं किया, तो पहला कथन गलत था। दूसरा, एक व्यक्ति जिसे मृत्यु को भय हो और संघर्ष से परहेज रखे, तो यह भी गलत है। तो विकल्प सी महात्मा गांधी के विषय में संबंधित है। निम्नांकित में से किसने राजनीतिक हित के लिए एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को प्रोत्साहित किया, तो एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत जो है जेरेमी बेंथम का है। यहाँ पे योग्यता अनुसार वितरण की न्याय व्यवस्था, ये किससे संबंधित है, तो ये आपका योग्यता अनुसार वितरण ही न्याय है, तो ये है स्पेंसर। नियम का पालन करना ही न्याय है, ये आपका है ह्यूम से संबंधित। और न्याय राजनीतिक मूल्यों का समन्वय है, ये है बारकर से संबंधित। न्याय समाज व्यवस्था को समान व्यवस्था से संबंधित, राफेल से संबंधित। किसने कहा कल्याणकारी राज्य एक और साम्यवाद, दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता है, तो ये कथन है हाफमैन का। सूची 1 और सूची 2 से मिलाइए, आइए देखते हैं। यहाँ पे कुछ रचनाएं हैं। जेरेमी बेंथम फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट, जेम्स बर्नहम मैनेजरियल रिवोल्यूशन, पीटर क्रोपाटकिन फील्ड फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, जॉन स्टुअर्ट मिल कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट।
कौन स्वतंत्रता को समकालीन तथा चारित्रिक विषमता को और जो है न्यायोचित ठहराता है? तो जो है J.S. मिल जो है स्वतंत्रता को सनकीपन तथा चारित्रिक विषमता की हद तक न्यायोचित ठहराता है, तो J.S. मिल है। एक्चुअली में साथियों कोटेशन, कौन स्वतंत्रता को सनकीपन तथा चारित्रिक विषमता को हद तक जो है न्यायोचित ठहराता है, तो J.S. मिल का कथन है। राज्य रात्र प्रहरी के समान कार्य करता है, जिसकी सेवाओं की आवश्यकता जब व्यवस्थित अस्तित्व खतरे में होता है तब पड़ती है। राज्य की भूमिका संबंधी धारणा परिपुष्ट करती है व्यक्तिवाद को। और निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार कीजिए। मात्र वे कार्य जिन्हें राज्य करना चाहिए अथवा करने से मना करना चाहिए, ये वे हैं जिन्हें किया जाए ना किया जाए तो किसी भी उद्देश्य से समाज के नैतिक साधुत्व आवश्यक है। तो राजनीतिक दायित्व के सिद्धांत पर टी.एच. के ग्रीन के व्याख्या है। तो टी.एच. जो ग्रीन का क्या मत है? राज्य को मात्र वे कार्य करने चाहिए जो समाज के अच्छे जीवन के लिए अपरिहार्य हों। प्रत्येक राज्य में एक इच्छा होती है जो विधिक रूप से अन्य सभी इच्छाओं पर प्रबल होती है। यह दृष्टिकोण व्यक्त किया गया है। तो ये लाश के द्वारा यह दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। किसने टिप्पणी की है कि व्यक्तिवाद राज नियंत्रण की बुराइयों का अतिरंजित करता है? तो ये टिप्पणी की है गिलक्राइस्ट ने। समाज शक्ति के अतार्किक सिद्धांतों से संचालित नहीं होना चाहिए, यह विचार अभिव्यक्त किया है दार्शनिक अराजकतावादियों ने। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो आइए देखिए प्राकृतिक अधिकार आपके जॉन लॉक से संबंधित हैं, तो जॉन लॉक से मिला दीजिए 3 से। संप्रभुता का एकल सिद्धांत, तो ये जॉन ऑस्टिन से संबंधित है। शक्ति सिद्धांत ओपनहाइमर से संबंधित। आधुनिक व्यक्तिवाद फेबियनवाद सिडनी वेब से संबंधित है। और आधुनिक व्यक्तिवाद साथियों ये थोड़ा आधुनिक व्यक्तिवाद नॉर्मन एंजल से संबंधित है। कल्याणकारी राज्य की आधुनिक अवधारणा का अग्रदूत कौन है? तो साथियों वो टी.एच. ग्रीन है। सामाजिक समुदाय के विचार को वर्तमान में नए रूप में पुनर्जीवित किया, तो जॉन रॉल्स ने किया है। और यहाँ पे इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार सामाजिक संरचना को निम्नलिखित स्तरों की प्राथमिकता का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले हैं आपके उत्पादन की शक्तियाँ, फिर है उत्पादन का संबंध, फिर है आपका कानूनी और राजनीतिक संगठन, और फिर है विचारधारा। तो विकल्प आपका बी बिल्कुल सही है। किसने कहा प्रत्येक क्रांति सामाजिक है क्योंकि वह पुरातन समाज को नष्ट करती है? प्रत्येक क्रांति राजनीतिक है क्योंकि वह पुरानी शक्ति को नष्ट करती है। तो यह कथन है कार्ल मार्क्स का। मार्क्स के अनुसार ऐसे लोगों की समावष्टि है जिनकी आर्थिक व्यवस्था में एक जैसी आर्थिक स्थिति है। मार्क्सवाद और फाशीवाद सहमत है। तो सरकार के अधिनायकवादी लक्षण के विषय में गांधी जी का स्वशासन से अभिप्रायता, शासकीय नियंत्रण से स्वतंत्र होना। कौन मार्क्स का आलोचक नहीं है? तो साथियों देखिए एबस्टीन है, कार्ल पॉपर है, जॉर्ज ओरेवेल है, लेकिन ग्रामसी जो है मार्क्स के आलोचक नहीं है। खोखली स्वतंत्रता तथा अमूर्त व्यक्ति का पैगंबर माना जाता है, J.S. मिल को माना जाता है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसमें। समाजवाद समर्थन करता है उत्पादन के साधनों पर समाज या राज्य का नियंत्रण हो। किसने प्रबंधकीय क्रांति की बात कही? तो जेम्स बर्नहम ने प्रबंधकीय क्रांति की बात कही है। एक दबाव समूह का अंतिम लक्ष्य शासन शक्ति पर कब्जा जमाना होता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि दबाव समूह कभी भी जो है उस पर कब्जा नहीं जमाते। दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते, यह सही है। लुसियन पाई ने राजनीतिक दलों के सम्मुख कौन सा ऐतिहासिक संकट माना है? तो आइए देखते हैं। वैधता का संकट, सहभागिता का संकट, एकीकरण का संकट, उपरोक्त सभी प्रकार के संकट। कौन इस विचार का समर्थन करते हैं कि अभिजन तथा राजनीतिक प्रजातंत्र एक दूसरे के विरोधी नहीं है?
तो ये कार्ल मैनहीम है। निम्नलिखित में से कौन सी वाम दलों की विशेषता नहीं है? तो ये राष्ट्रवाद है। समूह आधुनिक बहुलवादी समाज को प्रतिबिंबित करते हैं। सही है। उनकी गतिविधियां आवश्यक रूप से प्रतियोगी हैं। तो यह भी सही है, और ए और आर दोनों सही है, और कथन कारण की सही व्याख्या कर रहा है। सुरक्षात्मक लोकतंत्र, ये जॉन लॉक से संबंधित है। और शास्त्रीय लोकतंत्र अरस्तु से संबंधित है। विकासात्मक लोकतंत्र आपका जो है रूसो से संबंधित है। पीपुल्स लोकतंत्र आपका जो है लेनिन से संबंधित है। और बहुल लोकतंत्र रॉबर्ट ए डहेल से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजनीतिक दल विधायी श्रेष्ठता को प्रोन्नत करते हैं, तो गलत है। कथन जो है आपको बिल्कुल गलत है। राजनीतिक दल लोक उत्साह पैदा करते, तो कारण सही है। तो आपका एक गलत है, किंतु अर्थ है। निम्नलिखित में से कौन सी एक पद्धति अल्पसंख्यकों की पद्धति की प्रतिनिधित्व नहीं है? तो देखिए, साथियों, आनुपातिक प्रतिनिधित्व है, संचित मत प्रणाली है, सीमित मत प्रणाली है, लेकिन सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है। कोई एक विचार नहीं होता, अपितु विचारों का वैभिन्न होता है। यह कथन प्रतिबिंबित करता है जनमत की समकालीन अवधारणा को। निम्नलिखित में से कौन कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का समर्थक था? तो साथियों, मिराल्यू जो है कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। किसने दबाव समूह को गुमनाम साम्राज्य कहा? तो एसी फाइनर ने इनको गुमनाम साम्राज्य कहा है। कौन सा दबाव समूह है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड दबाव समूह नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी राजनीतिक दल है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन ये भी नहीं है। और नेशनल एम्प्लॉयज यूनियन ये दबाव समूह है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां स्वतंत्रता के रक्षक हैं? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। एक, लिखित संविधान, मौलिक अधिकार पत्र, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचन में सतर्कता नहीं है। निम्नलिखित में से संवैधानिक सरकार के अस्तित्व हेतु कौन सा आवश्यक पूर्व आवश्यकता है? तो देखिए, ये सीमित सरकार आवश्यकता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक शासन की विशेषता है? मौलिक अधिकार, सीमित सरकार, विधि के शासन, उपरोक्त सभी। संवैधानिक शासन की संकल्पना की उत्पत्ति खोजी जा सकती है प्राचीन यूनानी काल में। निम्नलिखित में से किस देश में संघीय शासन व्यवस्था है? तो साथियों, मलेशिया में संघीय शासन व्यवस्था, जबकि जापान, इटली और बेल्जियम में संघीय शासन व्यवस्था नहीं है, एकात्मक शासन व्यवस्था है। परिसंघ संघवाद से भिन्न है, क्योंकि इसके सदस्य संप्रभु सत्ता रखते हैं। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1975 में लागू हुआ था। निम्नलिखित में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अन्य किस प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है? तो इसे वर्धा प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में संस्तुत नहीं की गई थी, तो इसमें क्या नहीं था? देखिए, भारत के लिए अधिराज्य परिस्थिति, संघीय व्यवस्था और मौलिक अधिकारों की मान्यता, ये सभी था। संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की बात नेहरू रिपोर्ट में नहीं कही गई थी। और नेहरू समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। अन्य सदस्य थे सर अली इमाम, MS अणे, सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्रू, मंगल सिंह, GR प्रधान, शुएब कुरैशी। और नेहरू प्रतिवेदन में डोमिनियन स्टेट को पहला एवं पूर्ण स्वराज्य को दूसरा लक्ष्य घोषित किया गया था। और इसकी मुख्य अनुशंसा क्या थी? एक तो औपनिवेशिक साम्राज्य, दूसरा मूल अधिकार से संबंधित, केंद्र एवं प्रांतों में उत्तरदायी शासन, सर्वोच्च न्यायालय, पृथक निर्वाचन प्रणाली की स्वीकृति और देशी रियासतें, केंद्रीय विधानमंडल, ये इसके प्रावधान इसमें किए गए। देखिए, CR दास का संबंध किससे था? तो ये स्वराज दल से संबंधित थे। वल्लभ भाई पटेल बारदौली सत्याग्रह से संबंधित थे। खान अब्दुल गफ्फार खां जो है ये आपके खिलाफत आंदोलन से खिदमतगार से थे। मौलाना जो है आज़ाद जो खिलाफत आंदोलन से संबंधित।
तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो साथियों तत्वबोधिनी सभा की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी और ये की थी 1839 में। स्वराज पार्टी, देखिए स्वराज पार्टी को मिलाइए 1923 से। मैकडोनल्ड अवार्ड 1932, तिलक की मृत्यु 1920, मोपला विद्रोह 1921 और दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह 1913। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, जिसमें प्रतिनिधियों की कुल संख्या, साथियों बहुत बार पूछा गया, 72 थे। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता जो है सर पैथिक लॉरेंस द्वारा की गई थी। कांग्रेस का प्रतिनिधि नहीं था, तो कांग्रेस का जो प्रतिनिधि तो नहीं था किसमें, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। 1905 में किसने कांग्रेस मंच से ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वराज की मांग उठाई थी? तो दादा भाई नौरोजी ने उठाई थी। कौन सम्मिलित नहीं? देखिए साइमन कमीशन 1927 में आया। नमक सत्याग्रह है, ये जो है गांधी ऋण समझौता 1931, बेबल योजना 1945 में है। और नमक सत्याग्रह भी गलत है क्योंकि नमक सत्याग्रह 1930 में शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से एक गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम का अंग नहीं था? तो वो देखिए ग्राम उद्योग संघ था, तामिली संघ था, गोरक्षा संघ था, लेकिन सांप्रदायिक सद्भाव नहीं था। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार लिया गया तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस लिखा? तो पॉल ब्राउस की रचना है। भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल कब बना गया? 1813 के 33 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। भारत की प्रतिनिधि संस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई है? तो ये प्रारंभ हुई है भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। विपक्ष का कर्तव्य है कि कुछ भी प्रस्तावित न करना, प्रत्येक का विरोध करना और सरकार को बाहर कर देना। यह कथन किसका है? तो साथियों ये जो कथन है आपका टायरनी का है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने यह मत प्रकट किया है कि मंत्रिमंडलात्मक शासन प्रणाली में नौकरशाही मंत्रपदी उत्तरदायित्व की ओर में फलती फूलती? तो ये रैमजे मेयर का कथन है। तो इसमें रैमजे मेयर नहीं है, तो हरमन फाइनर गलत है, हेरल्ड दास की गलत है, आइवर्जेनिक, क्योंकि रैमजे मेयर जो है ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी और उनकी पुस्तक हाउ इज ब्रिटेन गवर्नड में इन्होंने ये बात कही थी। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका शक्ति होती है क्योंकि इसमें इसका कार्यकाल स्थिर होता है। कार्यपालिका शक्तिशाली होती है क्योंकि इसका कार्यकाल स्थिर होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है। तो जो न्याय शक्ति है उसमें 3 प्रकार के न्याय बात गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। भारतीय संविधान के किस अध्याय में लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण सम्मिलित है? तो साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। कौन सा एक सामाजिक अधिकार नहीं? तो देखिए मत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। कौन सा नीति निर्देशक तत्व अभी तक कार्यान्वित नहीं किए गए? तो मद्य निषेध का कार्यान्वयन नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से भारत में न्यायिक समीक्षा का आधार क्या है? तो न्यायिक समीक्षा का आधार है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। निम्नांकित में से किस समिति के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की संस्तुति की गई? तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा संस्तुति की गई है। निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी व्यक्ति को किसी ऐसे काम को करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह विधि अनुसार सक्षम नहीं है? तो अधिकार परीक्षा के तहत। किस संस्था की संस्तुति पर संघ सरकार द्वारा भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान दिया जाता है? तो वो दिया जाता है वित्त आयोग के द्वारा। राष्ट्रीय आपात जो है बाह्य युद्ध की घोषणा होने की स्थिति में
की घोषणा होने की स्थिति में निम्न में से कौन सी स्थिति लागू होती है? तो साथियों केवल लागू होता है तीसरा, संसद केंद्रीय अधिकारी राज्य अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत नहीं कर सकती है। स्थगन प्रस्ताव के द्वारा जनहित से जुड़ी आवश्यक समस्या को सदन के समक्ष लाया जाता है। इस प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी समस्या उपयुक्त नहीं है? तो देखिए, यदि रेल दुर्घटना हो गई हो, यानी रेल दुर्घटना हो गई हो, तो यह समस्या उपयुक्त नहीं है। और बाकी यदि लोगों की सुरक्षा खतरे में हो तो ये इसके लिए उपयुक्त है। यदि कई लोगों को मौत जहरीली शराब पीने से हो गई हो, यह भी है। और यदि कर्ज के कारण किसानों की आत्महत्या के, लेकिन रेल दुर्घटना के लिए ये आवश्यक नहीं, समस्या उपयुक्त नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? देखिए, लोकसभा का महासचिव अध्यक्ष को परामर्श देता, सही है। यह संसदीय अभिसमय को रक्षा की, यह भी सही है। वह सभी संसदीय समितियों को सचिवालय सहयोग प्रदान करता है, यह भी सही। इसका चयन सदन के सदस्यों में से होता है, तो यह गलत है। कौन सत्रावसान के उपरांत संसद की बैठक आहूत करने के लिए अधिकृत है? तो अधिकृत है आपका राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन है, तो ये जो है केसी व्हीयर का है। भारत के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों के अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देते हैं, तो किसको देते हैं? वो राज्यपाल को देते हैं। संसद के स्थगन प्रस्ताव का लक्ष्य होता है सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना। साथियों, इसमें इसका ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसका जो मुख्य कार्य होता है सरकार किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना होता है या अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर और जिसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं उसके संबंध में सूचना देकर ये लाया जाता है कि ध्यान दिलाया जाता है उस प्रस्ताव के प्रकरण को। भारतीय संविधान के दिन राष्ट्रपति को आपातकाल शक्तियों को गृहीत किया गया जर्मनी की वाइमर संविधान से या वीमर संविधान से। किसी संसद सदस्य के स्थान को रिक्त घोषित किया जाता है यदि यह सदन से बिना किसी सूचना के निम्नलिखित अवधि तक अनुपस्थित रहता है। तो साथियों, ये जो है उत्तर होगा 60 दिन, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भाषाई आधार पर पुनर्गठन निम्नलिखित में से किस कारण हुआ था? तो श्री रामुलु की मृत्यु के कारण। भारत के नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक को पदच्युत किया जा सकता है, तो किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति शासन की विशेषता से संबंधित नहीं है? तो आइए देखते हैं। कानून का शासन, ये है। न्यायिक प्रयोग, यह भी है। शक्ति का विभाजन, और ये नहीं। राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है, यह भी है। तो शक्ति का विभाजन हमारा उत्तर होगा। भारतीय संसद के कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह देश की सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है, तो ये सही है। यह समवर्ती में संघीय सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में कानून बना सकती है, तो यह भी सही है। यह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटा सकती है, तो यह गलत है। इसके पास विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा संविधान में संशोधन की शक्ति है, तो यह भी सही है। निम्नलिखित में से कौन दल बदल कानून से संबंधित नहीं है? तो आइए देखते हैं। किसी विधायक अथवा सांसद को अयोग्य करार दिया जा सकता है यदि उसने स्वेच्छा से उस दल की सदस्यता त्याग दी थी जिसमें वह था, तो यह सही है। किसी मुद्दे पर सदन में मतदान के समय अनुपस्थित रहने पर सांसद अथवा विधायक को अयोग्य घोषित किया जाएगा। कि एक सदस्य को अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि राजनीतिक दल का विलय हो जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष अयोग्य घोषित नहीं होगा यदि वह बाद में किसी दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण करता है, तो यह दल बदल विधेयक कानून में बात इसकी नहीं कही गई है। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष नियंत्रण में आता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष के नियंत्रण में आता है।
इनमें से किस परिस्थिति में पूरी मंत्रिपरिषद भंग नहीं होती है? अगर प्रधानमंत्री की हो तो जब भंग हो जाएगी, अगर प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे तब भी, अगर कोई कैबिनेट मंत्री अपना त्याग पत्र दे दे तो मंत्रिपरिषद भंग नहीं होगी। भारत का राष्ट्रपति सीधे नहीं चुना जाता, तो यह कथन जो है सही है। और संविधान निर्माता संसदीय शासन की स्थापना करना चाहते थे, तो यह भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। राज्य और संसदीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है, तो कौन सा प्राधिकार प्राप्त होता है? इसे भारत के कहाँ से प्राप्त होता है? भारत के संविधान से। कौन सा कथन गलत है? भारतीय संसद एक संप्रभु संस्था है, यह गलत है क्योंकि भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे संबंधी संशोधन विधेयक पारित होता है। सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के अनुसमर्थन से। निम्नलिखित में से कौन तथ्य पंचायती राज के अर्थ की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं? तो ये देखते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये बिल्कुल सही है। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण गलत है। सामूहिक उपक्रमों की पंचायत सामूहिक विकास कार्यक्रम में पंचायतों की सक्रिय सहभागिता सही है। और अधिक वित्तीय शक्तियों का उपयोग यह गलत है। और साथियों, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, निम्न में से किसने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का सुझाव दिया था? तो यह दिया था जयप्रकाश नारायण ने। और साथियों, यह वीडियो कैसा लगे हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को हमारे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।